इस लेक्चर में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था 25 फरवरी को। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ बोला था एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, तो ये जजमेंट क्या है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अगर डिटेल से आपको पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत खोल के पढ़िए, या फिर आप लेक्चर देख सकते हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। शॉर्टकट में पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, फिर इस जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ ये आया था 1985 में, 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 में। उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया 10th शेड्यूल। हमारे संविधान में इससे पहले 9 शेड्यूल हुआ करते थे। 1985 में जब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये 10वां शेड्यूल जोड़ा गया और इस 10वें शेड्यूल का ही नाम दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है? डिफेक्शन होने से रोकना। डिफेक्शन का मतलब देखो होता क्या था 1985 से पहले, जैसे मान लो दो पार्टी हैं बीजेपी कांग्रेस, कोई बंदा कांग्रेस से इलेक्ट होके आया या कोई बीजेपी से इलेक्ट होके आया, चुनाव लड़ के आया, और चुनाव के बाद वो पार्टी बदल लेते थे, दूसरी पार्टी में चले जाते थे, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और इसके कुछ एमपीज ने, सांसद ने, या स्टेट में एमएलए ने, जो विधायक होते हैं, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। अब जो मेजोरिटी में पार्टी थी, मान लो बीजेपी ने सरकार बना रखी थी, वो सरकार गिर जाती थी, मेजोरिटी कम हो जाती थी। इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती थी हमारे इंडिया में। इसी को रोकने के लिए कि एक पार्टी को बदले ना, जिस पार्टी से वो चुन के आए उसी पार्टी में रहें सांसद या विधायक, एमएलए या एमपी, इसी को रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और भी कई कारण होते हैं जब कोई आदमी डिफेक्ट करता है, यानी कि पार्टी चेंज करता है, कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से उसकी मेंबरशिप रद्द की जा सकती है। अब चुनाव के बाद अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाती है, यानी कि अगर वो हाउस में, पार्लियामेंट में मेंबर है या फिर विधानसभा में मेंबर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसकी सदस्यता, मेंबरशिप रद्द कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है, फिर वो एमपी या एमएलए नहीं रहता एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, गोवा असेंबली का ये मैटर है सारा। गोवा असेंबली में एक पार्टी है कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी, कांग्रेस पार्टी बोल लो आप, कांग्रेस पार्टी। इसके कुछ मेंबर छोड़ के बीजेपी में आ गए, बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, यानी कि इनकी मेंबरशिप रद्द नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ तो पास इसलिए किया था, अगर कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसमें उसकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी, वो मेंबर नहीं रहेगा, फिर उसे दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेकिन इनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनको एग्जेम्पशन मिली हुई है। एग्जेम्पशन का मतलब छूट मिली हुई है 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 4 सब क्लाउज 2 में। ये एग्जेम्पशन देता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लो ये पार्टी बीजेपी के अगर मान लो 15 मेंबर हैं, और ये 15 मेंबर अगर इसके 2/3 मेंबर, 15 का 2/3 कितना हो जाएगा? 3 से काट देंगे 15 को, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 2/3 हो जाएगा 10 मेंबर। अगर 2/3 मेंबर या उससे ज़्यादा, यानी कि 10 मेंबर या 10 से ज़्यादा अगर 15 मेंबर हैं, तो अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर इनकी मेंबरशिप रद्द नहीं होगी। 10 की जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनकी रद्द होगी जो 5 बजे हैं, मतलब बचे हैं, समझ रहे हो? तो दोनों की रद्द नहीं होगी। तो ये 10th शेड्यूल में एग्जाम्पशन मिली हुई है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला। लेकिन इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 4 क्लाउज 2 में क्या लिखा हुआ और क्या कहा यह बॉम्बे हाई कोर्ट ने, वो डिस्कस करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो सब पैराग्राफ 2 है पैराग्राफ 4 का, यानी कि पैराग्राफ 4 में ही 1 2 3 4 5 है, ऐसी क्लाउज 2 है पैराग्राफ 4 का। ये कहता है अगर कोई ग्रुप ऑफ एमएलए बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस एमएलए, तो वो मर्जर समझा जाएगा ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का। और ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही कांग्रेस भाई साहब जिसका नाम सुनते आ रहे हो आप, राहुल गांधी हैं जिसके मेंबर। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस
का ओरिजिनल मर्जर हुआ है, ऐसा कहना था हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का। इसलिए इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है पैराग्राफ 4 में कि जिन मेंबर ने बीजेपी को ज्वाइन किया ये ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर है। मर्जर का मतलब सम्मिलित होना। ये ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी में मिल गई है गोवा में, इसलिए इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, इनकी मेंबरशिप रद्द नहीं हुई हाउस में, विधानसभा में, गोवा की में। ये बोला। अब कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में ये क्या प्रोविजन है जो एग्जाम्पशन देती है और किस आधार पर देती है, उनको डिस्कस करते हैं। जो पैराग्राफ 4 है इस 10th शेड्यूल का, वो एग्जाम्पशन देता है, छूट देता है डिफेक्टर को, यानी कि कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी अगर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होती है दूसरी पार्टी में, और एंड लिखा हुआ है, एंड 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ दैट पार्टी उस लेजिस्लेशन में एग्री होते हैं मर्जर के लिए। देखो, अगर ओरिजिनल पार्टी मर्जर हो जाएगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाएगी, और 2/3 मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी के वहां पे उस असेंबली में, उस लेजिस्लेचर में एग्री करते हैं, सहमत होते हैं कि हम इस पार्टी में मिलना चाहते हैं, तो फिर पैराग्राफ 4 के अकॉर्डिंग उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी उन मेंबर की जिन्होंने ज्वाइन किया है। यानी कि वो समझा गया कि एक पार्टी दूसरी पार्टी में मिल गई, मर्ज हो गई, ये एग्जाम्पशन दिया हुआ है। लेकिन यहां पे केस क्या है, ये उलझन क्यों आई? वो उलझन इसलिए आई, अभी डिस्कस करेंगे। देखो, गोवा के केस में 15 एमएलए थे कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के, इन 15 में से 10 मेंबर मिल गए, 10 देखो 2/3 हो जाते हैं, तो गोवा की असेंबली में 2/3 मेंबर ने पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो इनको इसलिए एग्जाम्पशन दिया गया क्योंकि 2/3 मेंबर ने ज्वाइन किया दूसरी पार्टी को, इसलिए एग्जाम्पशन दिया गया। लेकिन फिर कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम क्या है? जब इन्होंने 2/3 किया तो कंसर्न, परेशानी क्यों रेज की जा रही है कि भाई साहब इनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए? परेशानी ये है भाई साहब, जो पैराग्राफ 4 है ना एंटी डिफेक्शन लॉ का 10th शेड्यूल का, उसमें वर्ड लिखा हुआ है फैक्चुअल मर्जर होना चाहिए ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का। फैक्चुअल मर्जर का क्या मतलब है जानेंगे। जो लेटेस्ट जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसने कहा है देखो, जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का फैक्चुअल मर्जर जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है एग्जाम्पशन लेने के लिए, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन से छूट लेने के लिए, कि उस मेंबर की जिसने ज्वाइन किया है दूसरी पार्टी को, उसे कैंसल से, रद्द होने से छूट लेने के लिए फैक्चुअल मर्जर की जरूरत नहीं है, यह कहा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। लेकिन उसमें तो लिखा हुआ है कि फैक्चुअल मर्जर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी अराइज हुई क्योंकि यहां पे 10 एमएलए कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के बीजेपी में मिल गए। अब इसी को कांग्रेस माना जा रहा है कि कांग्रेस का मर्जर हो गया बीजेपी में, समझ रहे हो? इंडियन नेशनल कांग्रेस का मर्जर हो गया, यानी कि मिल गई, मर्जर का मतलब मिल गई बीजेपी पार्टी में, अब ये एक पार्टी बन गई, ऐसा कहने का मतलब है यहाँ गोवा में कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी में मिल गई, ये कहना है। लेकिन कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी है वहां पे गोवा में इस नाम से, तो वो मर्ज हुई है बीजेपी में, इसलिए कंट्रोवर्सी हुई। कोर्ट का कहना यह था कि 2 सब पैराग्राफ हैं इसमें, पैराग्राफ 4 के 2 पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। तो ये ओपिनियन लेटर और स्प्रिट के अगेंस्ट जाता है जो 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 4 है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैक्चुअल मर्जर को, इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है फैक्चुअल मर्जर होना चाहिए ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का, तभी पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर समझा जाएगा। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ऐसा जरूरी नहीं है फैक्चुअल मर्जर होना। तो ये लेटर एंड स्प्रिट को कैसे, लेटर एंड स्प्रिट का मतलब जो 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 4 की आत्मा है, लेटर एंड स्प्रिट मतलब उसकी जो आत्मा, उसका मूल रूप है, उसका उल्लंघन करता है। कैसे करता है उसका उल्लंघन? देखो, इस प्रोविजन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मेंबर एग्जाम्पशन ढूंढता है डिस्क्वालिफिकेशन से, यानी कि उसकी मेंबरशिप रद्द ना हो, उसे छूट चाहिए, तो ये मर्जर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए। पहले ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर होगा दूसरी पार्टी में, उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाए, मिल जाए, उसके बाद 2/3 ऑफ एमएलए एग्री करेंगे इस मर्जर को, सच मर्जर, ये वर्ड लिखा हुआ सच मर्जर। जो ये मर्जर हुआ है, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी में मिली है, इस पार्टी के मर्ज होने को 2/3 मेंबर एग्री करेंगे, सहमत करेंगे,
तब उनको एग्जेम्पशन मिलेगी, छूट मिलेगी कि उनकी मेंबरशिप उस हाउस से, लेजिस्लेचर से रद्द ना हो, कैंसिल ना हो। तो ये वर्ड है ना सच मर्जर, इसको इग्नोर किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, क्योंकि ये डाउट क्रिएट करता है कि जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर है उससे पहले होना है। अगर 2/3 मेंबर एग्री करते हैं इस सच मर्जर को, यानी कि 2/3 मेंबर बाद में एग्री करेंगे, सहमत करेंगे, उससे पहले ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को मर्ज होना पड़ेगा दूसरी पार्टी में। लेकिन यहां केस अलग था, समझ रहे हो, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई पहले मर्ज, 2/3 मर्जर को ही समझा गया कि ये मर्जर हुआ है ओरिजिनल पार्टी का। लेकिन पहले पॉलिटिकल पार्टी का मर्ज होना जरूरी है, बाद में 2/3 मेंबर एग्री करेंगे। तो ये उल्टा हुआ है यहां पे, समझ गए। तो ये हाई कोर्ट ने, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, इसने मिस कर दिया सच मर्जर वर्ड का जो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि सच मर्जर बाद में आएगा, यानी कि पहले ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करेगी, उसके बाद 2/3 मेंबर सहमत करेंगे, तब इनको एग्जम्पशन मिल सकती है, वरना इनकी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी, ऐसा यहां पे राइटर का कहना है। तो अब ये सच मर्जर जो इग्नोर किया है, इसकी वजह से जो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, ये देखो, अगर कोर्ट ने ये कहा है अगर ये सहमत नहीं करते, मर्जर को सहमत नहीं करते, तो फिर ये मर्जर नहीं समझा जाता। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट का कहना है इन्होंने सहमत किया है, इसलिए ये एग्री करते हैं मर्जर को, भले ही ये मर्जर हुआ है बाद में, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है। तो अभी नीड ऑफ द आवर की क्या है, मतलब जरूरत क्या है भी करने की, नीड ऑफ द आवर क्या है। देखो, जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था उसका जो मेन मकसद था, मूल टारगेट, लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि पॉलिटिकल जो डिफेक्शन होता है, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में मेंबर चले जाते हैं इलेक्शन के बाद, इसको रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने पैराग्राफ 4 को, 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 4 का जो अभी इंटरप्रिटेशन किया है, जो अभी बोला है, जजमेंट दिया है इसके रिगार्डिंग, ये बिल्कुल डिफेक्शन को प्रमोट करेगा, बल्कि रोकेगा नहीं। और एंटी डिफेक्शन लॉ का टारगेट क्या था, डिफेक्शन को रोकना, कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग ना जाएं इलेक्शन के बाद, इसको रोकना था। लेकिन ये प्रमोट करेगा और दूसरी पार्टी के लिए गेट खोल देगा ये मर्जर होने के लिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है और करना चाहिए क्विकली, ये राइटर का कहना है इसमें। तो यही था इसके बारे में।